हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं साधना सिंघल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं कुछ बातें ऋतुचर्या के लिए। ऋतुचर्या क्या होती है? प्रत्येक ऋतु में हमें कुछ विशेष प्रकार के खान पान का, रहन सहन का पालन करना चाहिए, जिससे हमारी स्वास्थ्य की रक्षा हो सके, हमारे बल की वृद्धि हो सके और सौंदर्य का भी लाभ हम पा सकें। तो उसको पाने के लिए हर ऋतु के अनुसार हमारे खान पान में, हमारे रहन सहन में बदलाव की आवश्यकता होती है। तो अभी चल रही है इस समय शरद ऋतु, जो कि अश्विन और कार्तिक मास में आती है। तो इस ऋतु के अनुसार हमारी ऋतुचर्या क्या होनी चाहिए, ये आज हम बात करने जा रहे हैं। ऋतुचर्या के साथ साथ हम जानेंगे शरद पूर्णिमा का महत्व भी। तो शरद पूर्णिमा के बारे में हम थोड़ा सा रुक के बात करते हैं। पहले हम थोड़ा सा ऋतुचर्या को समझ लें। तो इसको जानने के लिए हम जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य का चारों ओर एक चक्र 365 दिन में पूरा करती है। उसे एक संवत्सर कहा जाता है। एक संवत्सर को 2 आयामों में विभाजित किया गया है, दक्षिणायन एंड उत्तरायण। उत्तरायण में 3 ऋतुएं और दक्षिणायन में भी 3 ऋतुएं आती हैं। दक्षिणायन में पड़ने वाली जो ऋतु है वो वर्षा, शरद और हेमंत ऋतु है। तो अभी हम केवल दक्षिणायन की ही बात करेंगे, क्योंकि अभी हमारी जो ऋतु है वो दक्षिणायन में ही पड़ रही है, अर्थात कि शरद ऋतु। शरद ऋतु जो है वर्षा ऋतु के बाद आती है और हेमंत ऋतु से पहले आती है। तो इसको हम दोनों ऋतुओं की मध्यकालीन ऋतु के नाम से भी जानते हैं, जिस ऋतु में थोड़ा थोड़ा दोनों ही ऋतुओं का प्रभाव होता है। जैसे वर्षा ऋतु की हल्की ठंडक से हुआ ठंडक और बढ़ती हुई ठंडक, तो इस समय का जो मौसम होता है वो बिल्कुल सामान्य होता है। रात और दिन दोनों का ही टेम्परेचर लगभग सामान्य होता है। इस ऋतु को अंग्रेजी में ऑटम भी कहते हैं। तो इस ऋतु में चारों ओर का मौसम जो होता है बहुत सुहावना होता है। आसमान में जो बादल एकदम सफेद खिले खिले रखते हैं, जल में हमेशा शीतलता लगती है और चारों ओर नए पत्ते आ जाते हैं और फूल भी खिलने लगते हैं। तो इस ऋतु में क्या होता है, वर्षा ऋतु के दौरान जो हल्की ठंडक की वजह से हमारे शरीर में पित्त जमा हो जाता है, और जब सूर्य की किरणें सीधी पृथ्वी पर जब पड़ने लगती हैं इन ऋतु में, तो वो पित्त कुपित होने लगता है और वो हमें हमारे रोग का कारण बनता है। तो कुपित पित्त और रक्त के विकार इस ऋतु में काफी देखने को मिलते हैं। तो इसमें होते हैं मौसमी बुखार, फोड़े, फुंसी, स्किन की संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं, लाल चकत्ते वगैरह हो जाना, ये सभी कुपित पित्त के ही कारण होते हैं। तो इसको शांत करने के लिए हमें जो भोजन लेना चाहिए वो होना चाहिए हमारा मीठा, यानी कि मधुर, और तिक्त, जो कि कसेला कड़वा होता है, और कसाय, यानी कि इसका जो टेस्ट होता है ना तो मीठा ना कड़वा ना अलग ही टेस्ट होता है, जैसे आंवले का टेस्ट होता है। तो कसाई में आते हैं हमारे हरड़, बहेड़ा और आंवला, और तिक्त में आते हैं थोड़ी कड़वी चीजें, जैसे नीम है, गिलोय है ना, चिरायता है। इन सब चीजों को, कड़वी चीजों का हमें प्रयोग करना चाहिए, किंतु इनके साथ में हमें घी का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। घी के प्रयोग से पित्त शांत होता है। तो ये तो हुई हमारी पित्त को शांत करने वाली कुछ चीजें। और इस मौसम में हमें जो मौसमी सब्जियां होती हैं, हरी सब्जियां आती हैं, वो जरूर खानी चाहिए, जैसे मेथी, पालक, चौलाई, तोरई और मूली, सरसों, इन सब चीजों का, सरसों के पत्ते, इसका प्रयोग हमें जरूर करना चाहिए, जिससे हमारे पित्त कुपित ना हो। और फलों में भी जो भी फल अभी आ रहे हैं, अनार है, एप्पल है, इन सब का सेवन करने से हमारा पित्त कुपित नहीं। इस ऋतु में हमें हरड़ का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, और हरड़ को हमेशा शहद, घी और गुड़ के साथ ही प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि हमारा विरेचन होता है और हमारे
शरीर का जमा हुआ जो पित्त होता है वो दूर हो जाता है। इस ऋतु में जल को हमें सूर्य की किरणों के नीचे रखकर दिन में और रात को चांद की किरणों के नीचे रखकर प्रयोग करना चाहिए। आचार्य चरक ने तो इस जल होता है उसको हंसोदक कहा है, यानी कि अमृत प्रदान करने वाला जल कहा है, जो कि हमारे सभी तरह के रोगों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। तो इस जल को पीना, इस जल से नहाना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। अब हम ये जानते हैं कि इन ऋतुओं में हमें क्या नहीं खाना चाहिए। हींग, सरसों का तेल, लहसुन, काली मिर्च, पीपल, उड़द, यानी कि जो पित्त की वृद्धि करने वाली वस्तुएं होती हैं उनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए, जिससे हमारे पित्त से उपजित जो विकार होते हैं वो ना हो और हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें। और पित्त जनित केवल खाने से ही नहीं होते, कुछ हमारी क्रियाएं जैसे अत्यधिक श्रम करना, अधिक धूप में रहना, यह इस ऋतु में जो पूर्व की ओर से आने वाली जो वायु होती है जो कि सूर्य की ओर से आती है तो वो भी गर्म होती है, तो ये पित्त को ही पैदा करती है। तो पित्त जनित रोगों को रोकने के लिए हमें इन सब चीजों से भी बचना चाहिए। अधिक व्यायाम भी नहीं करना चाहिए, अधिक व्यायाम करने से भी हमारे शरीर का पित्त बढ़ता है, इस ऋतु में नहीं करना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए व्यायाम के लिए? योगासनों का प्रयोग करना चाहिए और प्राणायाम करना चाहिए। मेडिटेशन तो इसमें बहुत ज्यादा कारगर होता है, तो इस ऋतु में हमें जरूर करना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं शरद पूर्णिमा की। इस ऋतु में पड़ने वाली जो पूर्णिमा होती है वो शरद पूर्णिमा कहलाती है। इस दिन चांद अपने पूरी रूप के साथ खिलता है और बहुत ही सुंदर दिखता है। तो हम जानते हैं कि इस चांद में भी अपना एक गुरुत्व आकर्षण होता है जो कि हमें कई प्रकार से लाभ पहुंचाता है। वो कैसे, इसे समझते हैं। जिस प्रकार चांद हमारे समुद्र की लहरों को प्रभावित करता है, जब फुल मून पे चांद में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, टाइड्स आते हैं, उसी प्रकार जब हमारा 70% शरीर जो कि जल से ही निर्मित है इसके संपर्क में आता है, यानी कि चांद की रोशनी के संपर्क में आता है, तो उस पर भी ऐसे ही टाइड्स होते हैं, अर्थात उसमें भी उतार चढ़ाव आते हैं। तो जब हम चांद की रोशनी में बैठते हैं तो वो उसके खिंचाव के द्वारा हमारे जितने भी पाचक रस होते हैं शरीर के अंदर और हमारे जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो सब बैलेंस होते हैं, उनका स्त्राव बढ़ता है और हमें वो एक समता प्रदान करते हैं। तो हमारे शरीर के सारे जो भी इससे जनित रोग होते हैं वो हार्मोनल बैलेंस के साथ हम सब ठीक कर पाते हैं। दूसरी तरफ आता है त्राटक। जब अगर हम चांद का त्राटक करते हैं पूर्णिमा पर, शरद पूर्णिमा के दिन, तो हमारे आंखों से भी हमारे शरीर की गर्मी बाहर निकलती है और यह रोशनी हमें शीतलता प्रदान करती है। इसके नीचे बैठने से, चांद की रोशनी में बैठने से हमारे मस्तिष्क की और हमारी शारीरिक शरीर से संबंधित सभी रोग भी दूर होते हैं। और क्योंकि यह इसकी जो शीतलता होती है वो हमारे प्रत्येक सेल को प्रभावित करती है, प्रत्येक सेल इससे जब प्रभावित होता है तो एक संतुलन का भाव इसमें आता है और हम इससे पूर्ण रूप से फिर से एनर्जेटिक फील करते हैं। तो चांद की रोशनी में बैठने से हमने देखा हमारे बल की, हमारी बुद्धि की और हमारे सौंदर्य का भी विकास होता है। तो साथ में ही एक चीज और कि जब हमने देखा कि शरद ऋतु में हमारे शरीर का पित्त कुपित हो जाता है, तो इस पित्त को शांत करने में भी शरद पूर्णिमा का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारे पूर्वजों के द्वारा इस दिन चांद की रोशनी में खीर रखने का प्रावधान रहा है, तो खीर को बनाकर चांद की रोशनी में रखा जाता है। उसको खाने से हमारे शरीर का पित्त जो कुपित हुआ होता है वो ठीक हो जाता है और पित्त जनित बीमारियां भी हमको छू नहीं पाते या ठीक हो जाती हैं। तो देखा फ्रेंड्स आपने, एक छोटी सी चीज हमें कितना अधिक लाभ पहुंचा सकती है और हमारे पूर्वजों का ज्ञान जो अभी तक हम अपनाते आए हैं आगे भी अपनाते रहें, तो हमें
कितने सारे स्वास्थ्य लाभ हमें मिल सकते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों को हम अपने जीवन में जरूर शामिल करें, इनको अपनाते रहें, तो हम अपने स्वास्थ्य की, बल की, बुद्धि की और सौंदर्य की रक्षा करते रहेंगे। थैंक यू। आप मुझे जरूर बताएं आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अगर थोड़ा भी ज्ञानवर्धक लगा हो तो प्लीज इसे शेयर करना ना भूलें, जिससे ये जानकारी दूसरों तक भी पहुंचे। धन्यवाद।